गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। हम वॉइस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने वॉइस के बारे में आपको बताया था, मैंने 2 या 3 वीडियो आई थिंक डाला था, उसको आप देख लें। आज हम वॉइस के बारे में बात करेंगे, जो स्पेशल इंट्रोगेटिव केसेस हैं, कैसे सेंटेंस बनाने हैं हमें एक्टिव से पैसिव में, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, कहने का मतलब प्रश्नवाचक है। अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए तो हमें एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम जानेंगे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव केसेस में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, वो यह है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी कि डू, डज, डिड, जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव बनाते समय हम जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखेंगे। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डू या डज यानी जितनी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। तो हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो पैसिव वॉइस में भी हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को ही रखना पड़ेगा। और सेम आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जो प्रोसेस होगा, जो फॉर्मेट होगा, जो करने का तरीका होगा, सेम वैसे ही होगा जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर इसके कुछ एग्जांपल जैसे मैं देखूं, डज ही हेल्प यू, इसका आपको बोला गया है कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, आप अभी इसको भूल जाओ, आप इसे अभी भूल जाओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं, या फिर कर भी रहे हो तो आपको पता है कि सबसे पहले आपका काम होना चाहिए पहचानना कि किस टेंस में है। तो आपको पता है डू या डज हुआ है और ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो यू है, ठीक है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। जब हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो यू को यू करो। उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करना है, इज एम आर वाली यूज करना है। तो यू के साथ क्या यूज होगा, आर। क्यों, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का यूज होगा। उसके बाद यू आर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम V3 का यूज करते हैं। ठीक है, V3 का, सॉरी, आपको यहाँ आर का यूज नहीं करना है, यहाँ पास आपको आर का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पास, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो भी स्टार्टिंग में ही आप रखोगे उसको भी। तो आर यू हो गया। उसके बाद V3 का यूज करोगे आप, हेल्प इसमें फर्स्ट फॉर्म में है तो इसमें हेल्प हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हेल्प। उसके बाद बाई का यूज करोगे और लास्ट में है आपका ही। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर यानी कि पैसिव वॉइस। और कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे मैं और लूं, हैव यू गॉन मैड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रोगेटिव केस है क्योंकि हैव हैज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव केस बनेगा। अब सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम सेंटेंस को पहचाने किस टेंस में है। तो आपको पता है हैज हैव का यूज हुआ है और ये क्या है, V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका यूज हुआ है। तो किस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर है आपका सेंटेंस तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी कि हैज बीन हैव बीन का यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैड है तो मैड को लाओ, और मैड से पहले आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा क्या, यहाँ हैज लगाओ क्योंकि मैड सिंगुलर है, तो हैज मैड, और उसके बाद लगाओ बीन
ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट हैज और बीन इन दोनों के बीच में आएगा। आपको हैज बीन मैट नहीं करना है, हैज मैट बीन, उसके बाद V3 लगाओ, ऑलरेडी दिया हुआ है गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर क्या करो, बाय का यूज करो, प्लस फिर क्या करो आपका यू, ये जो बचा हुआ है यू, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हो जाएगा हैज मैट बीन गॉन बाय यू, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्नवाचक हटा दो। तो ऐसे इंट्रोगेटिव केस बनेंगे, हम बहुत सारे इसके एग्जांपल और देखेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें जैसे मैं बोलूं will she do your work, ये लिखा है will she do your work। will शैल का यूज हुआ है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये पूरा आपका लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए सेंटेंस को पहचानना। तो आपने जैसे ही पहचान लिया है कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपका सेंटेंस है तो किसमें चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप लाओ पहले योर वर्क, और योर वर्क से पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पास क्या लगेगी, विल, योर वर्क, और फिर यहाँ होगा बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप धीरे से वॉच करें तब आपको समझ में आएगा। तो विल, योर वर्क, बी, उसके बाद क्या करेंगे हम, V3 का यूज करेंगे। तो डू इसमें है तो डू डिड डन, डन इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी V3 हो जाएगा, प्लस बाई का यूज करो, और लास्ट में बचता है आपका ऑब्जेक्ट यानी ये सी। ठीक है, सी क्या आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तो सी का हो जाएगा हर। तो ये हो जाएगा विल योर वर्क बी डन बाई हर। ठीक है, ये स्पेशल इंट्रोगेटिव केस है। ठीक है, चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे, चेंजेस सिर्फ हमें ऐसे करना होगा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको हमें पहले लगा देना है, ना कि बाद में, यानी सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और सब्जेक्ट के बाद जो भी सारी चीजें होती है सेम उसी के आधार पे होंगी, जैसा कि हम पहले बताए हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया हो, और इसके बाद हम और चीजों के बारे में बात करते हैं, स्पेशल केसेस के बारे में, है ना। आइए बात करते हैं हम स्पेशल इंट्रोगेटिव केस में। जो दूसरा आपका स्पेशल केस आएगा वो है यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय हुम का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव केस किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से, तो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल, हु हैज डन दिस वर्क। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आप पता ही है कि हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्टिंग में बाय हुम कंपलसरी है, आ ही जाएगा। उसके बाद हमारा काम होगा कि सेंटेंस को पहचानना किस टेंस में है, हैज हैव का प्रयोग हुआ है, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव का प्रयोग हुआ है, और ये क्या है, V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के में सेंटेंस आ रहा है, तो क्या चेंजेस होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बाय होम हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जो आपका ये ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो यहां करेंगे दिस वर्क। ठीक है, बाय होम हो गया, उसके बाद क्या कर दिए, दिस वर्क, और दिस वर्क से पहले आपको यहां पास करना होगा, मैं यहां थोड़ा सा स्पेस ले लूं, दिस वर्क। दिस वर्क से पहले हमें क्या करना होगा, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इस सेंटेंस में आ रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव ही रहेगी, प्लस बीन लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है दिस वर्क की हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, जो कि आएगा हैज। ठीक है, तो बाय हुम हैज दिस वर्क, दिस वर्क के बाद क्या करना है आपको, बीन का यूज करना है। ठीक है, आपको पता है कि हैज हैव तो रहता है, प्लस बीन भी ऐड हो जाता है,
तो क्या हो, इसको हमने सब्जेक्ट माना है, तो हैज और सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है बीन का, मैंने पहले भी बताया था। फिर आप आओ V3 में, V3 क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी दिया हुआ है डन, डन का डन कर दो। उसके बाद लास्ट में आप आ जाओ किसमें, बस डन, इतना ही है, बस डन डन डन। बाय हुम हैज दिस वर्क बीन डन, ठीक है। इसमें आपका ना तो कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि हमें यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखे, जितना आपका सेंटेंस है प्रॉपर उतना ही हमने लिया है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ली है ना तो कुछ छोड़ा है, सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। तो बाय होम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना होता है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है, आगे आने वाले जो स्पेशल केस होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं हम स्पेशल केसेस, जो 3 नंबर में है। क्या है, यदि वाक्य आपका जो सेंटेंस है व्हाई, व्हेन, हाउ या एक्सेट्रा और भी जितने WH वर्ड होते हैं, इन शब्दों से स्टार्ट हो रहा हो तो पैसिव वॉइस में इन्हीं शब्दों का ही यूज होता है। जनरली जो WH वर्ड आएंगे आपके किसी सेंटेंस में, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं वर्डों का यूज होगा, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ व्हेन का यूज हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो व्हेन का व्हेन ही लगा दो। उसके बाद सारा प्रोसेस जैसा कि हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है, व्हेन आ गया। उसके बाद आपको पता है डिड का यूज हुआ है, ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डिड का यूज हुआ है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किसकी बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब वाले में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन का यूज करो। उसके बाद एक काम करो, आप ये जो इसका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो अब यहाँ पहले आप लिखो दिस वर्क। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्या लिखना है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, जिसमें ये चेंज होगा। तो आपको पता है कि किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, यानी वाज वर्ब वाले में। तो यहाँ आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, ठीक है। व्हेन वाज दिस वर्क, क्यों, क्योंकि ये जो दिस वर्क है, ठीक है, ये किसका बोध करा रहा है, सिंगुलर का, यानी एक वचन का। तो इस सब्जेक्ट के आधार पे आप इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। तो हमने दिस वर्क के आधार पे वाज का यूज कर लिया। उसके बाद किसमें आओ आप, आपका जो V3 है, इसमें डू दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लाना है, तो डू डिड डन हो जाएगा, डन हो गया। फिर आप बाय के यूज करो और लास्ट में बचता है आपका ये यू, ठीक है, यू। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों केसेस में यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। तो व्हेन वाज दिस वर्क डन बाय यू, ये हो जाएगा इसका प्रॉपर पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूं, व्हाई हैव दे रिटन अ एग्जाम, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाई है, WHY, वाई हैव द रिटन एग्जाम, ऐसे फॉरवर्ड में आ रहा है। तो आप जनरली वाई को वाई यहाँ लिखने दो, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस को हमने देखा कि हैज हैव का यूज हुआ है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सेंटेंस आ रहा है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो एक काम करो आप, ये जो एग्जाम है, एग्जाम, इसको आप यहाँ लिखो अ एग्जाम, जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में लाओ। अब इससे पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज है भी रहेगा प्लस बीन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको पता है ये एग्जाम के आधार पे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहाँ भले ही हैव का यूज हुआ हो, लेकिन हैव का यूज किस आधार पे हुआ है, इस सब्जेक्ट के आधार पे। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो बहुवचन में हमेशा हैव का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पास हैव का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ एग्जाम है, एग्जाम किसका बोध करा रहा है, सिंगुलर का, तो आप यहाँ हैज का यूज करोगे। हैज हो गया, एग्जाम हो गया, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप यूज करोगे बीन का, ठीक है, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, बीच में आपका सब्जेक्ट रहेगा। बीन का यूज हो गया। बीन के बाद आप आ जाओगे V3 में, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो ऑलरेडी यहाँ V3 दिया हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न ही लिख दोगे आप। अब उसके बाद लिखोगे बाई, और आपका आता है ये लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में है दे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे का देम। व्हाई हैज एग्जाम बीन रिटन बाय देम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में विशेष आपको ध्यान रखना है, करना हमें उसी आधार पे है, ठीक है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। बस थोड़ी सी माइनरी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी।
थोड़ी थोड़ी चीजें कि अगर WH वर्ड जैसे स्टार्ट हो रहा है तो हमें उन्हीं वर्ड को रखना होगा और सेम प्रोसेस करना होगा जैसा कि हम पहले करते आए हैं। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में पैसिव बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब में ही रखना होगा और वही सेम हम प्रोसेस करेंगे जैसा कि हम पहले करते आए हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। बस इन चेंजेस को आप विशेष ध्यान रखना और कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हम सीखते हैं। इसके बाद अगर कुछ चीजें होती हैं तो चलते हैं आगे, कुछ नई चीजें सीखते हैं, है ना। आइए बात करते हैं हम कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं जिनमें हम बाई का यूज ना करके कुछ और चीजों का यूज करते हैं। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। या कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं इनको आप क्या कर लें, याद कर लें। मैंने लिखा है कि फॉलोइंग केसेस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज नहीं होता है। जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें जनरली हम क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका नया ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका बाई का यूज नहीं होगा, तो फिर किसका यूज होगा, चलिए देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्प्लीज्ड, शॉक्ड एंड अलार्म, ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं तो हमें बाई का यूज ना करके, जहां पास हम बाई का यूज करते हैं वहां पास बाई का यूज ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करना है ऐड का। इसका ऐड का, जहां पास हम बाई का यूज करते हैं, V3 के बाद हम बाई का यूज करते हैं जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो उसी जगह पे हमें ऐड का यूज करना है तब जब ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो, ठीक है। सरप्राइज्ड हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, शॉक्ड हो गया और अलार्म्ड हो गया। अब बात करते हैं दो ऐसे और वर्ड्स हैं, लिखा है KNOW, नो एंड ऑब्लिक, ठीक है। नो और ऑब्लिक, अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं नो और ऑब्लिक तो हमें यूज करना है बाई की जगह टू का, TO2, ठीक है, ना कि बाई का। अगर जहां पास हम बाई का यूज करते हैं तो बाई की जगह हमें टू का यूज करना है तब जब नो और ऑब्लिक जैसे वर्ड्स आ रहे हैं तो। कुछ और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्लीज अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और आगे हम चर्चा करते हैं कुछ और पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में बाई का यूज नहीं होगा तो फिर किसका यूज होगा ये हम जानेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, जहां पर ऑब्जेक्ट की जगह बाई का यूज न करके हम दूसरे चीजों का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपके किसी सेंटेंस में प्लीज्ड आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है या फिर इम्प्रेस्ड आ रहा है, ऐसे वर्ड्स कहीं भी मिल रहे हैं आपको, तो जहां पास आप बाई का यूज करते हो तो बाई की जगह पे आपको बाई की जगह पे क्या करना पड़ेगा, विद का यूज करना पड़ेगा। यानी कि बाई यहाँ पास यूज नहीं होगा, बाई की जगह आप किसका यूज करोगे, विद का यूज करोगे। यदि दूसरी बात करते हैं इन सेंटेंस की, यदि आपके सेंटेंस में इंटरेस्टेड आ रहा है, कंसिस्टेड आ रहा है या फिर कंटेंट आ रहा है, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड एंड कंटेंट ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो जहां पास आप बाई का यूज करते हो वहां बाई का यूज ना करके आपको यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ इनका यूज करना है, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली एरर फाइंडिंग में वो दे सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में दे सकता है या फिर चेंज करने के लिए दे सकता है, तो ऐसे वर्ड्स वो जरूर सेंटेंस में मिला के दे सकता है। तो कोशिश आप लोग ये करें कि आप इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें या फिर याद करें, ठीक है। कुछ हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आई नो हिम ये लिखा हुआ है, इसका हमें पैसिव में चेंज करना है। तो आपको पता है ये नो आ रहा है, नो आ रहा है यानी एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड आ रहा है तो नो, यानी कि आपको पता है जहां हम बाई का यूज करते हैं तो बाई का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जहां भी नो आए ऑब्लिक आएगा तो हमें क्या बाई की जगह यूज करना है, टू का यूज करना है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आप पैसिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में लाओगे यहाँ, तो क्या हिम है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो किस टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ही हिम का हमने ही किया, ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस था, हमने क्या किया सब्जेक्टिव केस लाया, ही किया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इसका यूज किया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नो नॉन नॉन, KNOWN ये हो जाएगा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, नॉन हो गया। उसके बाद हम बाई का यूज करते थे ना, लेकिन बाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
टू का यूज करेंगे। और फिर आपका बचता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये सब्जेक्टिव केस में यहाँ आया है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो आई नॉन टू मी, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, लिखा है योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, ये लिखा हुआ है। हैव का यूज हुआ यानी किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस आ रहा है तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज तो कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या होगा? एक्स्ट्रा चीजें बीन जुड़ जाएंगी। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें देखो एक बात और बता दो, ये प्लीज्ड वाला है, स्पेशल वर्ड आ रहा है प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के साथ क्या लग जाएगा? आपका विथ लगेगा ना। इसमें बाई की जगह क्या लगेगा? विथ लगेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, प्लीज्ड आ रहा तो किसका यूज करेंगे हम? बाई की जगह विथ का यूज करेंगे। और सेम टू सेम वही उसी फॉर्मेट में करना है, बस जहां पास हम बाई का यूज करते हैं वहां हम करेंगे विथ का यूज। तो चालू करते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव रूप में लाएंगे। तो ये मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ यूज करो हैव, तो आई हैव। उसके बाद क्या यूज करना है? बीन का यूज करना है। यहाँ जरूर हैज का यूज हुआ है, लेकिन हैज का कंपलसरी नहीं है। देखो ये आई क्या है? प्लूरल है, तो हम इस सब्जेक्ट के आधार पे हैज हैव का यूज करेंगे। तो प्लूरल के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, प्लस हमने बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएंगे। तो इसमें प्लीज्ड लिखा है ऑलरेडी, तो प्लीज्ड का प्लीज्ड ही करो, प्लीज्ड। अब हम यहाँ पास बाई का यूज करते थे जनरली, लेकिन बाई का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल वर्ड है, तो इसके साथ हमेशा विथ का यूज करेंगे। तो यहाँ आप लिखो विथ, और उसके बाद क्या करो? आपको लास्ट में क्या बचता है? योर ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी। ये आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी, ये होगा इसका सही पैसिव वॉइस। तो ऐसे स्पेशल जो वर्ड्स आते हैं इनका विशेष ख्याल रखें आप लोग कि कैसे हमारा चेंजेस होगा। किसी भी एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ऐसे वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ना सिर्फ एरर फाइंडिंग में और ना ही सिर्फ आपके फिल इन द ब्लैंक में, बल्कि अन्य अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में देखा जाए स्पेशल पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस की तुलना में, तो ऐसे केसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो जरूरी है कि आप इन चीजों को बहुत बारीकी से समझें। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं करनी है, बस हमें स्पेशल ऐसी चीजें को फाइंड करना है। देखो ये ज्यादातर आपको एरर फाइंडिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लीज हो गया और यहाँ बाई का यूज कर दिया, आपको एरर फाइंडिंग के लिए दे दिया। तो आप क्या करोगे? ऑलरेडी पता है, अगर आपको पता है कि यहाँ प्लीज्ड है तो प्लीज्ड के साथ क्या यूज होता है? विथ का यूज होता है, ना कि बाई का। तो जैसे ही आपको पता होगा आप सीधे इसको फाइंड कर लोगे, अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप इसको गलत ही करोगे। तो ऐसे केसेस में आपको विशेष ध्यान रखना है। और वॉइस का चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो गया। मैंने आज आपको इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाले और स्पेशल केसेस जो होंगे, जो होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप मित्रों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करके आप मेरा भी मनोबल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग कि जितने सारे एग्जाम्पल हों, जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल हो सके आप एग्जाम्पल करेंगे, तभी प्रैक्टिस में परफेक्ट बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। तो कोशिश करें। और अगली वीडियो आपकी आएगी आई थिंक नरेशन के ऊपर मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपका टेंस, वॉइस और नरेशन ये एक कड़ी है। ठीक है, एक दूसरे से लिंकेड है, इसीलिए मैं इसे स्पेशली स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, जिसको आपको समझने में भी आसानी हो। तो वॉइस में आप इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने सारे एग्जाम्पल हो सके आप एग्जाम्पल करें, प्रैक्टिस करें, उससे आपकी जो काबिलियत है, कुछ भी आप बोलो वो निखर के सामने आएगी। तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मित्रों को भी साझा कर सकते हैं और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं तब तक के लिए किसी अगली वीडियो में। बहुत जल्द आपकी वीडियो आएगी नरेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।